विनोबा जी को लोग मानते रहे कि महात्मा गांधी के ये आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्म वो पहाड़ में जा कर के साधना करने वाला, बल्कि उसका भी एक समाज से जो सीधा संबंध है उस तरह के संबंध को मानने वाले विनोबा जी रहे। गांधी जी के साथ वो जुड़े ही इसलिए कि गांधी जी में उनको क्रांति और शांति दोनों दिखी। उन्होंने लिखा है, इनका भाषण जो मैंने सुना बनारस का, तो उस भाषण में क्रांति और शांति दोनों ऐसी थी कि मैंने फिर हिमालय जाने की बात छोड़ दी और गांधी जी के साथ आ गए। तो गांधी जी की हत्या के बाद अब आगे क्या करें, ये देश के सारे नेताओं के सामने था, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह सारे लोगों के सामने था। और अपनी हत्या के 1-1.5 महीने बाद गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी अपने आश्रम सेवाग्राम में कि अब क्या किया जाए, इस पर विचार हो, सारे लोग मिलकर सोचो। सरकार तो चलेगी अपनी तरह से, लेकिन हम लोग क्या करें। तो उसी बीच गांधी जी की हत्या हो गई। तो लेकिन उस समय लोग उस मीटिंग में सारे लोग जुटे। मीटिंग का डेट 1 महीने और बढ़ाया गया, मार्च में 2-3 मार्च को सारे लोग जुट करके सोचा कि अब आगे क्या करें। तो उसमें जो चर्चा हुई तो उसमें सबों को लगा कि भाई इसका नेतृत्व विनोबा जी को करना चाहिए, आगे जो करना है। सरकार तो नेहरू जी चला रहे हैं, पटेल, राजेंद्र प्रसाद ये लोग चलाएंगे, लेकिन सरकार भी कैसे चले और लोगों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए विनोबा जी पहल करें और वो नेतृत्व करें। तो विनोबा जी ने कई तरह के काम किए। रिफ्यूजी समस्या उसमें बहुत बड़ी थी, पाकिस्तान से जिनकी हत्या हो चुकी, पूरा परिवार काट दिया गया, मार दिया गया, वैसे लोग आकर के दिल्ली के आसपास बसाए गए थे। यहाँ जो मुसलमान दंगे में मारे गए उनके जो परिवार, वो लोग भी रिफ्यूजी कैंप में थे। बहुत से लोग यहाँ से मुसलमान फिर पाकिस्तान भाग के जा रहे थे, उन पर भी अत्याचार तरह तरह के हो रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में रिफ्यूजियों के बीच शांति का काम करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन विनोबा जी ने उसमें खासकर पंजाब और हरियाणा ये सब जो इलाका था उसमें काफ़ी समय दिया। लेकिन समय देने के बाद उनको लगा कि ये तो ऐसी परिस्थिति है कि इसमें से कुछ खास निकलेगा नहीं। एक रिलीफ का काम हो सकता है, लोग को मेरी बातों से कुछ लोगों को शांति मिल सकती है, लेकिन ये इसमें से कोई लंबी बात नहीं निकल सकती। 1-2 साल के बाद वो तेलंगाना एक जगह है, अभी तो एक प्रांत ही वो बन गया, उस समय आंध्र का एक हिस्सा था। तो वहाँ कम्युनिस्टों ने वो आज़ादी के पहले से ही सोचते कि भाई आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, तो हम वर्ग संघर्ष के द्वारा समानता लाएंगे। तो वहाँ उन्होंने भूमिहीनों को संगठित किया था, और वहाँ बड़े बड़े ज़मीन वाले थे जिनका अत्याचार भी था, जाति के नाम पर भी था। तो कम्युनिस्टों ने वहाँ अपने को संगठित किया था, गरीबों को संगठित किया था, हथियार बांटे थे, और एक आज़ादी के बाद एक खूनी संघर्ष शुरू हुआ। कई ज़मीन वाले मारे गए। ज़मीन वाले भी चुप क्यों बैठते, उन्होंने भी अपनी सेना तैयार की। जैसे हमारे बिहार में जहानाबाद में एक समय स्थिति बनी थी, तो वो लोग भूमिहीनों को मारते थे या गरीबों को मारते थे। तो ऐसे स्थिति में विनोबा जी को लगा कि अगर इस चुनौती को हम नहीं अहिंसा से हल कर सकते हैं, तो फिर क्या अहिंसा का नाम ही क्यों लेना। अहिंसा है तो इसलिए है कि देश की समस्या का समाधान करे। तो ये पहुंच गए तेलंगाना, वहाँ लोगों से मिलने जुलने लगे। तो वहीं एक जगह इन्होंने कहा कि भाई ज़मीन के लिए ये खूनी संघर्ष हो रहा है, तो कितनी ज़मीन चाहिए आप लोगों को, जो भूमिहीन है बताइए। तो उस गाँव के लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो संगठित किया था, तो वो लोग भी थे उसमें, बताया कि 80 एकड़ ज़मीन अगर मिलेगी तो गांव में सबों को ज़मीन हो जाएगी, और तब ज़मीन के लिए जो संघर्ष है वो हमारे गांव में बंद हो जाएगा। तो विनोबा जी ने कहा कि भाई 80 एकड़ चाहिए, आप लोगों के पास 500 एकड़, 1000 एकड़, बहुत सारी ज़मीन वाले भी लोग हैं, तो आप दीजिए, अगर दे दीजिए 80 एकड़ बांट दिया जाए लोगों के बीच, कम से कम झगड़ा तो समाप्त होगा, फिर आगे देखा जाएगा। तो एक खड़े हुए, रामचंद्र रेड्डी नाम उनका है, चूँकि पहला भूदान उन्होंने दिया, उन्होंने 101 एकड़ भूदान घोषणा की। तो 80 एकड़ चाहिए थे, 101 एकड़ मिला। तो विनोबा जी को लगा कि ये एक रास्ता हो सकता है
कि बिना हिंसा के, बिना दबाव के लोगों से तो समस्या समझा करके और अपील करने से लोग ज़मीन दे सकते हैं और इस तरह से भूमिहीनता मिटाई जा सकती है। तो भूमि जो जान लेने देने का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है वो समाप्त हो सकता है। तो वहाँ से ही उन्होंने पदयात्रा शुरू कर दी, भूदान पदयात्रा। ये था 18 अप्रैल 1951। उस दिन से यात्रा उन्होंने शुरू की और फिर हर प्रांत में गए, हर जगह गए। बिहार आए, बिहार में सबसे ज़्यादा ज़मीन उनको दान में मिली, चूँकि जयप्रकाश नारायण यहाँ थे और ये उस आंदोलन में शामिल हो गए बोधगया के सम्मेलन में। तो बिहार के लोगों ने भी काफ़ी दान दिया, सबसे ज़्यादा। लेकिन जितना लक्ष्य था उससे काफ़ी कम हम रहे। तो उसी क्रम में विनोबा जी को लगा कि ये जो ज़मीन हम बांट रहे हैं, मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन आप किसी को दे रहे हैं, किसी को थोड़ी ज़मीन दे रहे हैं, तो इससे उसको क्या हो करेगा वो, उसमें क्या इतनी उपज हो सकती है कि वो अपने परिवार का लालन पालन ठीक से कर सके, और सबको क्या हम दे पाएंगे, क्या उतनी ज़मीन मिल पाएगी। तो एक भूदान के आगे जा कर के उनको ग्राम दान का कॉन्सेप्ट आया कि हर गांव अपना संगठन बनाए और ग्राम सभा ही देखे कि हमारे यहाँ कितने भूमिहीन हैं, उनको ग्राम सभा भूमि दिलाए। और फिर गांव के विकास के लिए दिल्ली और पटना में जो योजनाएं बनती हैं वो योजना बने, लेकिन गांव अपनी योजना बनाए कि हम कैसे अपना विकास कर सकते हैं, आत्मनिर्भर तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कहीं 1 कदम आगे बढ़ेंगे, कहीं 2 कदम आगे बढ़ेंगे। तो ये ग्रामदान का कॉन्सेप्ट उसमें से आया, भूदान से आगे जाके ग्रामदान। तो ग्रामदान के कार्यक्रम को अपनाएंगे तो ग्राम स्वराज्य आएगा और हर गांव स्वतंत्र होगा। और गांधी जी का जो सपना था कि भारत जो है ग्राम गणराज्यों का एक संघ होगा, यानी हर प्रांत का संघ नहीं, हर गांव अपने आप में स्वतंत्र गणराज्य होगा और आपस में मिलजुल के ऐसे रहेगा कि सारा देश एक संघ ग्राम गणराज्यों का बनेगा। इसकी उनकी एक थियरी ऑफ ओशनिक सर्कल कहा जाता है। वो भी जानने पढ़ने की चीज़ है, क्या वो योजना थी। तो उस लाइन पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये कार्यक्रम जयप्रकाश जी को भी इतना आकर्षित उसने किया। जयप्रकाश जी तो साम्यवाद और समाजवाद के प्रकांड ज्ञाता थे। अब जब गांधीवाद की तरफ झुकाव हुआ तो उन्होंने इन चीज़ों को भी समझा और लगा कि सच में समता और न्यायपूर्ण समाज बनेगा तो इसी तरह से बनेगा। तो ग्रामदान के कॉन्सेप्ट से वो बहुत आकर्षित हुए और पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। कहा ही कि मैं इस आंदोलन के लिए अपना जीवन दान करता हूँ। तो सर्वोदय आंदोलन में पहले जीवनदानी जयप्रकाश नारायण। तो फिर विनोबा जी ने खड़ा होकर के कहा कि दूसरा नाम मेरा लिखिए, मैं भी अपना जीवन दान करता हूँ। तो नेता विनोबा जी थे लेकिन वो जीवनदानी दूसरे थे। तो इस तरह से काम चला। तो ये उस समय एक जो हवा थी तो युवकों को इसने बहुत आकर्षित किया। और जैसे बिहार आंदोलन में नौजवान आके जुड़ने लगे बिना किसी के कहे, उस तरह से उस समय वो भूदान आंदोलन से जगह जगह विभिन्न धर्मों के विभिन्न महिलाएं भी आ करके उसमें अपना जीवन दान देने लगी और काम में जुड़ने लगी। हर ने जीवन दान दिया ऐसा भी नहीं, भाई 2 महीने के लिए हम भूदान पदयात्रा में शामिल रहेंगे और ज़मीन मांगेंगे। और ऐसा हो गया माहौल कि केवल विनोबा जी या जेपी के मांगने से नहीं, साधारण कार्यकर्ता भी जिस गांव में जाए वो ज़मीन मांगे तो उसको 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ मिल ही जाती थी। इस तरह का माहौल था। तो एक हवा चली, हवा बनी और वो बात आगे बढ़ी। लेकिन 15 साल 16 साल के बाद फिर जो राजनीति थी वो उसने जाति को इस तरह से गांव-गांव में बांटा। जब वोट देने के समय सब अपनी अपनी जाति के कैंडिडेट को खोजने लगते थे। भाई एक गांव है तुम्हारा, ग्राम सभा है, उसके निर्णय से तुम चलो। तो सब अपनी अपनी जाति को देखते थे। तो वो सारी चीज़ टूट फूट हो जाती थी। ये राजनीति कैसे तोड़ती है इसका एक प्रत्यक्ष दर्शन उस सबसे होता था। तो जयप्रकाश जी को लगा कि भाई ठीक है, ये बिखरा हुआ काम है, हमारी शक्ति कम है। तो खुद वो मुसहरी की बात हमने कही थी, मुसहरी ब्लॉक में उन्होंने समय दिया 1.5-2 साल। और जो परिणाम आया तो लगा कि ना, इस तरीके से काम नहीं होगा, अब जो बदला हुआ समय है अब कुछ और करना होगा। तो फिर वो संपूर्ण क्रांति की बात आई और बिहार आंदोलन हुआ। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो लंगट से कॉलेज में पढ़ता था, फिज़िक्स
में मेरी रुचि काफ़ी थी। फिज़िक्स मेरा एक सब्जेक्ट था और फिज़िक्स के एक प्रोफेसर थे जो कम्युनिस्ट थे, तो वैचारिक रूप से काफ़ी वो प्रभावित करते थे और मैं करीब करीब उनके साथ काम करने लगा था। आसपास महल्लों में जाना, टोले में जाना, कम्युनिज़्म की बात करना, उनकी किताबों को पढ़ना। फिर भी चूँकि मेरे पिताजी वो बंधे हुए गांधीवादी नहीं थे, लेकिन थे, गांधी को जानने वाले थे और गांधीवादी हैं, तो इनसे मेरी बहस जब तब ज़्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन कुछ सवाल जवाब, तो कुछ प्रश्नों का जवाब ऐसा उन्होंने दिया जो मैं समझता था कि ये खूबी कम्युनिज़्म की ही है। जैसे हिंसा विहीन समाज और राज्य विहीन समाज, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, इसको कम्युनिज़्म मानता। तो ये मुझे बहुत आकर्षित करता था कि जब क्लास नहीं हो और राज्य भी नहीं हो। टॉल्स्टॉय वगैरह के किताबों को पढ़ के मेरे काफ़ी अपील और लगता था कि गांधी विचार में ये चीज़ नहीं है। तो जब स्टेट को मानते हैं तो वो हिंसा को मानते हैं। लेकिन जब बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो गांधी जी तो मानते ही थे कि स्टेट तो हिंसा का ही एक इंस्ट्रूमेंट है, तो स्टेट को तो ख़त्म करना ही, लेकिन कैसे ख़त्म होगा इसकी प्रोसेस दोनों की अलग अलग। तो फिर हमने जब इस दृष्टि से विचार किया तो हमको लगा कि ये गांधी का तरीका ज़्यादा तार्किक है और मार्क्स का ये तरीका कि पहले सर्वहारा की तानाशाही आ जाए और फिर वो तानाशाही धीरे धीरे स्टेट को ख़त्म कर देगी, ये तार्किक नहीं है, बल्कि गांधी जी का ज़्यादा तार्किक लगता है। तो ये पढ़ते पढ़ाते इन विचारों के प्रति आकर्षण बढ़ा। उसी समय संयोग से जेपी चूँकि मुसहरी में आ गए तो जेपी से संपर्क बना और जेपी आए तो कई और विचार के लोग, विचारक आए, सर्वोदय दर्शन के जानने वाले, दादा धर्माधिकारी, आचार्य राममूर्ति, धीरेन्द्र मजूमदार, इन लोगों से संपर्क हुआ। तो फिर हम उन लोगों के साथ इस आंदोलन में आ गए, सर्वोदय आंदोलन। और तभी विनोबा जी ने कहा कि भाई अब सर्वोदय कार्यकर्ताओं की संख्या ऐसी नहीं कि सारे देश में आंदोलन चले और कुछ हम हासिल कर लें, इसलिए सारे लोग जो हैं एक ज़िले, सहरसा ज़िले में, चूँकि बिहार का हृदय बड़ा है, इसलिए बिहार में और उसमें भी सहरसा ज़िले में काम करें। तो हम तब तक ऐसा हुआ कि पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं, लेकिन पढ़ाई छूट गई, कॉलेज छूट गया, ज़्यादातर समय इसी सब में जाने लगा। हमारे जो हॉस्टल के मित्र थे वो कहते थे, क्या जी तुम्हारे बिस्तर पर देखते हैं कि कोर्स की किताब के बदले तुम गांधी और लोहिया और ये टॉल्स्टॉय, गोर्की, यही सब रखे रहते हो। तो शिफ्ट ही हो गया था मेरा इंटरेस्ट। तो फिर सहरसा आंदोलन में, सहरसा में चले गए, फिर वहाँ घूमे। इस तरह से मेरी शुरुआत है।